इस वक्त श्रेक एकेडमी के बाहर वाली सड़क पर चलते हुए मेरे दिमाग में सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। साइड मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड दे दिया गया है। रिवॉर्ड मिलते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी ताकत फिर थोड़ी सी बढ़ गई। तभी क्विहुआ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। इतना कहकर मैंने अपने स्टोरेज से एक पैसों की थैली निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। इसमें 10 गोल्ड सोल कॉइन्स है। इस गांव को छोड़ दो और कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। ये पैसा उसके आने वाले मुश्किलों से बचने के लिए काफी था, लेकिन क्विहुआ ने मना कर दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं बहुत काम कर सकती हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं अंदर ही अंदर हिल गया। ये पैसे नहीं, मेरी जान मांग रही है क्या? मैंने इसकी मदद की और ये मुझे ही मुसीबत में डालना चाहती है। ये सोचकर मैंने जबरदस्ती पैसों की थैली उसके हाथ में थामा दी। ये पैसे रख लो, आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है, और किसी को मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। इतना कहकर मैं वहां से तुरंत गायब हो गया। इसी वक्त श्रेक एकेडमी के गेट पार मा होंगजन हाफते हुए वापस पहुंचा। आखिर पहुंच ही गया। ऑस्कर तुरंत उसके पास आया। उसके साथ दाई मुबई भी था। फैटी, क्या हुआ? चेहरा इतना सेफ क्यों है? आप मेरी सॉसेज खा ले, ताकत वापस आ जाएगी। ये कहकर ऑस्कर ने अपनी लाल सॉसेज निकाल ली। मा होंगजन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। बस कर और घिन मत दिला। उसने ऑस्कर को हटा दिया और दाई मुबई के पास जाकर बोला, बॉस, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। दाई मुबई ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि बात सीरियस है। फैटी, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? मा होंगजन बोला, गांव में एक अजनबी मिला। उसने बिना वजह मुझे और क्विहुआ के बीच दखल दिया। मैं कैसे बर्दाश्त करता, लेकिन मैं उससे हार गया। ये सुनते हाय ऑस्कर गुस्से में बोल उठा, क्या? हमारे श्रेक के एरिया में किसी ने हमारे आदमी पर हाथ उठाया? लेकिन दाई मुबई ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, फैटी, वो आदमी दिखता कैसा था? उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, कहीं वो थंडर एम्परर माइंसिया तो नहीं? मा होंगजन ने याद करते हुए कहा, बस मुझसे थोड़ा लंबा था, थोड़ा पतला था और मुझसे बस थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम था, लेकिन आपसे तो बहुत कम था बॉस। ये सुनकर दाई मुबई ने चैन की सांस ली। अगर वो सिर्फ इतना हाई हैंडसम था तो पक्का थंडर एम्परर नहीं हो सकता। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो उससे ढूंढते हैं और तुम्हारा बदला लेते हैं। ऑस्कर ने मा होंगजन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उम्मीद है वो अभी तक भागा नहीं होगा। मा होंगजन गुस्से से बोला, बॉस, आप उससे आधा मर देना, बाकी मैं देख लूंगा। आज उससे सबक सिखा कर ही रहूंगा। दाई मुबई ने सिर्फ हामी सर हिलाया और तीनों गांव की तरफ चल दिए। लेकिन कुछ हाई डोर चले थे कि तीनों एक साथ रुक गए। दूर से एक लंबी और शानदार शख्सियत उनकी तरफ चलकर आ रही थी। वो थंडर एम्परर था। दाई मुबई और ऑस्कर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो तुरंत साइड में होके रास्ता डीन बेल्ड। लेकिन तभी मा होंगजन खुशी से मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, बॉस, वही है, इसी ने मुझे मारा था। इस बार ये बचकर नहीं जाएगा। ये सुनते हाय दाई मुबई और ऑस्कर के होश उड़ गए। क्या कहा? ये ही तुम्हारा दुश्मन है? ऑस्कर की आवाज तक कांप रही थी। मा होंगजन पूरे यकीन से बोला, हाँ, चाहे ये राख ही क्यों ना बन जाए, मैं आईएससी पहचान लूंगा। दाई मुबई ने उससे घूरते हुए कहा, फैटी, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए। इतनी शानदार शख्सियत को तुम सिर्फ अपने से थोड़ा बेहतर कह रहे थे। मा होंगजन शर्मिंदा होकर सर खुजलाने लगा। बॉस, ये छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बस इतना समझिए कि इसी ने मुझे मारा था। हम तीनों मिलकर आईएससी हरा देंगे। इतना कहकर उसने तुरंत अपना मार्शल सोल एक्टिवेट कर दिया। हवा गर्म होने लगी और उसकी फाइटिंग स्पिरिट उभार आई। लेकिन उसके बगल से दो आवाजें एक साथ सुनाई दी। दाई मुबई, थंडर एम्परर मायनसिया को प्रणाम करता है। ऑस्कर, थंडर एम्परर मायनसिया को प्रणाम करता है। मा होंगजन एकदम से जम गया। उसने इधर उधर देखा और पाया कि दोनों सर झुकाए खड़े हैं, हिम्मत तक नहीं हो रही सामने देखने की। उसके मुंह से बस इतना निकला, क्या ये टाइटल डूलियो है? ये समझते ही उसका मार्शियल सोल तुरंत खत्म हो गया। सारा जोश हवा हो गया और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं हल्का सा मुस्कुराकर तीनों को देखते हुए बोला, लगता है तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनके इरादे मुझे बिना बताए ही समझ आ गए थे। तभी आसमां से एक आदमी नीचे उतरा। वो था श्रेक एकेडमी का प्रिंसिपल फ्लेंडर। फ्लेंडर ने तुरंत अदब से कहा, मायनसिया, मैंने ही इन्हें आपको बुलाने के लिए भेजा था। नाश्ता तैयार है, कृपया मेरे साथ चलिए। मैं मुस्कुराते हुए फ्लेंडर को देखता रहा। जब तक वो थोड़ा असहज नहीं हो गया तब मैंने हामी सर हिला दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ने इतनी मेहनत की है तो मैं मना नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं सबके पास से आगे निकल गया। लेकिन जाते जाते मैंने मा होंगजन की तरफ गहरी नजर से देखा। धाप!
माँ होंगजन के पैरों से जान निकल गई और वो सीधा जमीन पर बैठ गया। फ्लेंडर ने ये देखकर तुरंत मेरा पीछा किया, लेकिन पीछे मुड़कर तीनों से बोला, तुम तीनों गांव के 20 चक्कर लगाओ, जब तक पूरे ना हो जाए किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फ्लेंडर वाकई समझदार इंसान था। हमारे जाने के बाद दाई मुबई और ऑस्कर भी जमीन पर बैठ गए। तीनों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। ऑस्कर ने गहरी सांस लेकर कहा, आज तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बाग गया। अगर प्रिंसिपल वक्त पर नहीं आते तो आज हमारी खैर नहीं थी। दाई मुबई ने गुस्से से माँ होंगजन को देखा। फैटी, तुमने तो आज ह्यूम मारवा ही दिया था। मैं इतनी दूर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए श्रेक आया था और तुम ह्यूम एक टाइटल डुलियो का दुश्मन बना देते। मैंने अपनी आंखों से उनकी ताकत देखी है। ऐसे इंसान को नाराज करके मर भी जाओ तो बदला लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। दाई मुबई की बात सुनकर माँ होंगजन और भी घबरा गया। बॉस, आखिर हुआ क्या था? वो आदमी कौन है? इस बार दाई मुबई चुप रहा। ऑस्कर ने सांस भरते हुए कहा, मैं बताता हूँ। ये सब कल के एडमिशन टेस्ट से शुरू हुआ था। फिर ऑस्कर ने कल की पूरी घटना शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी। जैसे जैसे माँ होंगजन सुनता गया, उसके चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। आखिर में वो घबराकर बोला, तू वो सच में इतना खतरनाक था? सिर्फ 18 साल की उम्र में टाइटल डुलियो, ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। दूसरी तरफ मेन फ्लेंडर के साथ एकेडमी के डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। यहाँ का माहौल काफी साधारण था। फ्लेंडर मुझे एक लंबी मेज के पास ले जाते हुए बोला, मायांगसिया, आपका नाश्ता तैयार है। मैंने मेज की तरफ देखा तो थोड़ा हैरान रह गया। वहाँ मैंटू, शेओबिंग, बाउजी, वॉन्टॉन और कई तरह के नाश्ताई रखे थे। ये देखकर समझ आ गया कि फ्लेंडर ने इसके लिए काफी मेहनत की है। मैं मुस्कुराकर बोला, प्रिंसिपल, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह हाई ट्रीट कीजिए। इसके बाद मैंने बिना कुछ और कहे आराम से नाश्ता करना शुरू कर दिया। नाश्ता बहुत खास नहीं था, लेकिन मैंने बड़े स्वाद से सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे ही मैंने नाश्ता खत्म किया, एकेडमी में घंटी बज उठी। फ्लेंडर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे, तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाओ। ये सुनते हाई टैंगसैन, XIAOW और बाकी सब स्टूडेंट्स बाहर की तरफ चल दिए। फ्लेंडर ने देखा कि मैं भी उठ खड़ा हुआ हूँ। मायांगसिया, आप भी? मैं हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वैसे भी खाली हूँ, चलो देख ही लेता हूँ। इतना कहकर मैं भी बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एकेडमी के बाहर माँ होंगजन और उसके दोनों साथी भी घंटी की आवाज सुन चुके थे। दाई मुबई बोला, चलो पहले एकेडमी चलते हैं। लेकिन माँ होंगजन वही खड़ा रह गया। ऑस्कर ने पूछा, फैटी, चल क्यों नहीं रहा? माँ होंगजन ने मजबूरी से कहा, मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेयर पेयर हाई साथ नहीं दे रहे। दाई मुबई ने ठंडी सांस लेकर कहा, थंडर एम्परर जैसे शैक्स ने तुम्हें कब का भूल दिया होगा। खुद को इतना इंपॉर्टेंट मैट समझो। ये सुनकर माँ होंगजन के चेहरे पर पहले थोड़ी उम्मीद आई, लेकिन अगले ही पाल वो उदास हो गया। पता नहीं क्यों, तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है। ऑस्कर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, फैटी, एक ही शब्द में तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ। माँ होंगजन ने उम्मीद से पूछा, हैंडसम? ऑस्कर मुस्कुराया, नहीं बेवकूफ। इतना कहकर ऑस्कर तुरंत दाई मुबई के पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड पार पहुंच गए। वहां सभी स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे, सिर्फ ये तीनों ही बाकी थे। जैसे ही माँ होंगजन ने मुझे ग्राउंड में खड़ा देखा, वो तुरंत ऑस्कर के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उसकी हरकत काफी मजेदार लग रही थी। फ्लेंडर ने सबकी तरफ देखकर कहा, ठीक है, सब आ गए हैं। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात, नए स्टूडेंट्स 100 गोल्ड सोल कॉइन्स की फीस जमा करेंगे। दूसरी बात, आज रात तुम्हारी पहली क्लास होगी। तीसरी बात, निंग रोंग रोंग और ऑस्कर के लिए अलग टास्क है। तुम दोनों गांव के 20 चक्कर लगाओगे। जब तक टास्क पूरा नहीं होगा, एकेडमी वापस नहीं आओगे। फिर फ्लेंडर ने कहा, टैंग सैन रुकेगा, बाकी सब जा सकते हैं। तीसरा टास्क सुनते हाई निंग रोंग रोंग नाराज होकर बोली, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? फ्लेंडर ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम अपनी सपोर्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनते हाई निंग रोंग रोंग ने ऑस्कर की तरफ देखा। ऑस्कर मुस्कुराया और अपना मंत्रा बोलने लगा, लाउजी यू जेंडा एक्सियांगचिंग। अगले ही पाल उसके हाथ में एक गुलाबी सॉसेज आ गई। यूज देखते हाई निंग रोंग रोंग के चेहरे पर घिन साफ नजर आई। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मेन निंग रोंग रोंग, चाहे थककर गिर जाऊं या भूखी मर जाऊं, लेकिन ये सॉसेज कभी नहीं खाऊंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने काम के लिए चले गए। मैं भी वहां से निकलना चाहता था। डुलियो डालू का आगे क्या होगा, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए इस दुनिया में सब लोग देवताओं के मोहरे थे। मेरा असली लक्ष्य था डुलियो की सीमा से बाहर निकलना और अपनी ताकत को और बढ़ाना। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, मेरे दिमाग में सिस्टम की मैकेनिकल आवाज फिर गूंज उठी। डिंग, साइड मिशन जारी किया गया। डुलियो में मैं सिर्फ 18 साल की उम्र में हाई टाइटल्ड डुलियो बन गया। मुझे लगा था अब आराम से जिंदगी कटेगी, लेकिन सिस्टम ने जबरदस्ती एक मिशन दे दिया।
उसने कहा कि मुझे 2 नए बच्चों का टीचर बनना होगा। उस वक्त श्रेक एकेडमी के मैदान में सिस्टम की नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैंने तुरंत निंग रोंग रोंग और ऑस्कर की तरफ देखा। इस सिस्टम की आदत देखकर लग रहा था कि मिशन इन दोनों से ही जुदा होगा। सिस्टम ने बताया कि मेरे आसपास दोस्तों का होना जरूरी है और सपोर्ट टाइप सोल मास्टर सबसे अच्छा चॉइस होते हैं। मिशन था कि मैं अपने तरीके से इन दोनों की फ्लैंडर वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करने में मदद करूं। रिवॉर्ड मीनिंग रोंग रोंग की फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट बढ़ेगी, जबकि ऑस्कर की फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट कम हो जाएगी। मैंने सोचा मेरी इतनी ताकत के बाद भी सिस्टम मुझे साथी बनाने के लिए कह रहा है, और किसी की फेवरेबिलिटी कम होना भी रिवॉर्ड है। ये सिस्टम सच में अजीब है। लेकिन मैंने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ऑस्कर की ताकत इतनी भी नहीं थी कि फेवरेबिलिटी नेगेटिव होने पर मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैंने अन दोनों से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मिशन कंप्लीट करना मुश्किल है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते हाई निंग रोंग रोंग की आंखें चमक उठी। योर मैजेस्टी, क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन उसके पास खड़ा ऑस्कर एकदम उदास हो गया। मैंने उसकी रिएक्शन देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो एकेडमी के बाहर चलते हैं। इतना कहकर मैं सबसे पहले बाहर निकल गया और निंग रोंग रोंग और ऑस्कर मेयर पीछे चल दिए। ये देखकर मा होंगजन ने जलन भरी सांस ली। ऑस्कर और वो लड़की तो सच में किस्मत वाले निकले। उन्हें खुद एक टाइटल्ड डुलियो की गाइडेंस मिल रही है। सिर्फ वो ही नहीं, XIAOW को छोड़कर वहां मौजूद हर इंसान इस मौके से जलन महसूस कर रहा था। आखिर वो एक टाइटल्ड डुलियो दाई मुबई भी बोल उठा, काश ये मौका मुझे मिलता। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, श्रेक में पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो निकल जाओ। ये फ्लैंडर था। दाई मुबई और मा होंगजन तुरंत गर्दन सिकोड़कर चुपचाप एक तरफ हट गए। उसके बाद फ्लैंडर ने टैंग सैन की तरफ देखा। टैंग सैन, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो मुड़कर चल दिया और टैंग सैन भी उसके पीछे हो लिया। दूसरी तरफ मेन निंग रोंग रोंग और ऑस्कर को लेकर श्रेक एकेडमी के बाहर आ चुका था। निंग रोंग रोंग बेचैन होकर बोली, योर मैजेस्टी, हम सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स की बॉडी बहुत कमजोर होती है। आप हमारी कैसे मदद करेंगे? उसके हिसाब से मैं शायद उन्हें चीटिंग करवाऊंगा और फ्लैंडर से आंख बंद करवा दूंगा। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बहुत आसान है। मेरे पास एक तरीका है जो इंसान की पोटेंशियल को अनलिमिटेड एक्टिवेट कर सकता है। इतना काफी होगा कि तुम दोनों लंच से पहले मिशन कंप्लीट कर लोगे। सच? निंग रोंग रोंग खुशी से उछल पड़ी और ऑस्कर भी उत्सुक नजरों से मुझे देखने लगा। अगले ही पाल मैंने उंगली से एक स्नैप किया। क्रैकल क्रैक, बिजली की एक चमक पाल भर के लिए हवा में दौड़ गई। ये देखते हाई निंग रोंग रोंग और ऑस्कर के चेहरे सेफ पैट गए। ये कहीं दोनों एकदम सैन रह गए। उनके दिमाग में तुरंत मेरी वो तस्वीर उभार आई जहां मैं बिजली के समुंदर में खड़ा था। दोनों के पैरों से लेकर सर तक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल, तुम्हारी पोटेंशियल को जगाने के लिए हम थंडर की पावर का इस्तेमाल करेंगे। क्या? निंग रोंग रोंग का चेहरा तुरंत सेफ पैट गया। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। ऑस्कर के चेहरे से भी खून उतर चुका था। योर मैजेस्टी, मुझे भी नहीं चाहिए। इतनी सी ट्रेनिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, इतना कहकर उसने अपनी बड़ी सॉसेज का एक निवाला खाया और बिना पीछे देखे भाग निकला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वाला भी हैरान रह जाए। निंग रोंग रोंग भी जल्दी से बोली, मुझे भी लगता है मैं खुद कर सकती हूँ। ये कहकर वो भी ऑस्कर के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन मुझे उसकी स्पीड बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने उंगली हल्की सी हिलाई। एक बिजली की किरण हवा को चीयर कर सीधा निंग रोंग रोंग के शरीर पर गिर पड़ी। आह! निंग रोंग रोंग जोर से चीख उठी। उसका पूरा शरीर सुन और झंझनाने लगा। दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसी के साथ उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ गई। मेरी आवाज उसके कानून में गूंजी, बस इसी स्पीड को बनाए रखना। अगर स्पीड कम हुई तो फिर मुझे मदद करनी पड़ेगी। निंग रोंग रोंग ने तुरंत अपने पास देखा। उसने देखा कि मैं आराम से उसके साथ साथ चल रहा था। मेरे चेहरे पर जरा भी मेहनत का असर नहीं था, जैसे बस बगीचे में टहल रहा हूँ। तब उससे हमारे बीच का असली फर्क महसूस हुआ। जब वो एक पाल के लिए ध्यान भटका बैठी, मैंने फिर से उंगली हिलाई। बिजली की एक पतली किरण चाबुक की तरह उसके शरीर पर लगी। आह! निंग रोंग रोंग फिर से चीख उठी और उसकी रफ्तार दोबारा और तेज हो गई। उसने अंदर ही अंदर गाली दी, क्या ये इंसान शैतान है? मैं 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइट लैंड की छोटी राजकुमारी हूँ, फिर भी ये बिल्कुल रहम नहीं कर रहा। आगे भाग रहा ऑस्कर जब निंग रोंग रोंग की चीखें सुन रहा था तो उसका दिल भी कांप गया। खुद को भी वही हाल से बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और भी तेज दौड़ने लगा। इसी दौरान 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइट लैंड के अंदर
क्लैन मास्टर निंग फेंगजी शांत बैठकर रिपोर्ट सुन रहे थे। क्लैन मास्टर मिस सफलता से श्रेक एकेडमी में दाखिल हो चुकी है, लेकिन एकेडमी में एक सोल सेंट मौजूद है, इसलिए मैं और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सुनकर निंग फेंगजी ने हल्का सा सर हिलाया। मैं समझ गया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नजर बनाए रखो और कोई भी नई खबर मिलते हाय रिपोर्ट करना। जी। लेकिन रिपोर्ट देने वाला शिष्य वही खड़ा रहा। निंग फेंगजी ने पूछा, और कुछ कहना है? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, क्लैन मास्टर, श्रेक एकेडमी में एक अजीब घटना हुई है। कहो। निंग फेंगजी ने भौं सिकोड़ ली। शिष्य ने आगे बताया, हमारे लोगों ने देखा कि श्रेक एकेडमी के ऊपर अनंत थंडर उतर आया था और काफी देर तक चलता रहा। काफी देर मतलब कितनी देर? निंग फेंगजी ने पूछा। शिष्य ने झिझकते हुए कहा, कई घंटे। ये सुनकर निंग फेंगजी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने हुक्म दिया, रोंग रोंग पार नजर बनाए रखो, कोई भी नई खबर माइल तो तुरंत बताना। जी। शिष्य झुककर तुरंत वहां से चला गया। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए। उनके बाल और दाढ़ी दोनों सेफ द। फेंगजी, तुम वकाई रोंगरोंग को अकेली बाहर छोड़कर निश्चिंत हो? ये श्रेक एकेडमी आखिर कौन सी बड़ी एकेडमी है? मैं अभी जाकर रोंगरोंग को वापस ले आता हूँ। ये कहकर वो सीधा बैठ गए, जैसे अगर निंग फेंगजी मनाकर डेंटू भी वो जाने वाले नहीं थे। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत निंग फेंगजी ने सर हिला दिया। तुम सही कह रहे हो, इस बार मेरी लापरवाही थी। श्रेक एकेडमी में शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है। जियंशु, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो मेरे साथ श्रेक एकेडमी चलते हैं। अगले दिन दोपहर के वक्त श्रेक एकेडमी के डाइनिंग हॉल के बाहर फ्लैंडर, झाओ वुजी और बाकी टीचर्स के साथ दाई मुबई और दूसरे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। मा होंगजंग से रहा नहीं गया। बॉस, तुम्हें लगता है एक्सआईओ आओ और निंग रोंगरोंग सच में लंच से पहले वापस आ पाएंगे? दाई मुबई ने अपनी राय दी। मुश्किल है। थंडर एम्परर ने उनकी चीटिंग नहीं करवाई। उन दोनों की बॉडी को देखते हुए अगर डिनर से पहले वापस आ गए तो भी बहुत तेज माना जाएगा। असल में सभी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। डाइनिंग हॉल में खाना शुरू होने की घंटी भी बज गई। किसी ने कहा, छोड़ो अब और इंतजार मत करो, चलो खाना शुरू करते हैं। झाओ वुजी ने धीमी आवाज में कहा, बॉस, मुझे लगता है थंडर एम्परर अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, थोड़ा और इंतजार करते हैं। फ्लैंडर मुस्कुरा दिए, ये मुमकिन नहीं है। ऑस्कर और निंग रोंगरोंग की बॉडी की लिमिट सबको पता है। सिर्फ उन दोनों की ताकत से तो आधी रात तक भी मिशन कंप्लीट करना मुश्किल होगा। झाओ वुजी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फ्लैंडर ने उन्हें रोक दिया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इंसान की पोटेंशियल की भी एक लिमिट होती है। टाइटल्ड डुलियो भी इस लिमिट को नहीं बढ़ा सकता, वरना एक्सआईओ गैंग। यही तक बोलकर फ्लैंडर चुप हो गए। झाओ वुजी तुरंत समझ गए, वायु जियाओ गैंग ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से था। क्लैन में टाइटल्ड डुलियो होने के बाद भी उसकी कमजोर एप्टीट्यूड को कोई बादल नहीं सका। चलो, ये कहकर फ्लैंडर सबसे पहले डाइनिंग हॉल के अंदर चले गए। झाओ वुजी, बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उनके पीछे अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही फ्लैंडर ने डाइनिंग हॉल के अंदर का मंजर देखा, वो वही जम गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे हो? उनकी नजर के सामने मैं, निंग रोंगरोंग और ऑस्कर पहले से ही टेबल पार बैठे खाना खा रहे थे। ऑस्कर ने सीधा जवाब दिया, खाना खाने आए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? रस्ते भर निंग रोंगरोंग मेरी ट्रेनिंग को लेकर लगातार शिकायत करती रही। उसने तो ये भी कहा कि वो क्लैन वापस चली जाएगी, लेकिन उसके बदले मैंने उसकी ट्रेनिंग और भी सख्त कर दी। अब वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, बेड डेबल, तुम्हारी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही खतरनाक है, लेकिन काफी इफेक्टिव भी है। अगर सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करती तो मेन प्रिंसिपल फ्लैंडर का मिशन कभी कंप्लीट नहीं कर पाती। थैंक यू। ये कहकर वो हल्की सी दौड़ लगाते हुए डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। मैं एक पाल के लिए हैरान रह गया। क्या? ट्रेनिंग देते देते फेवरेबिलिटी भी बढ़ गई। अब मुझे समझ आ गया कि सिस्टम ने निंग रोंगरोंग के 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स रिवॉर्ड में क्यों दिए थे। फिर मैंने ऑस्कर की तरफ देखा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो चुपचाप खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। ये देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि सिस्टम के बताए हुए उसके 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बकाई कम हो चुके थे। उसी वक्त फ्लैंडर मेरे पास आए। योर मैजेस्टी, आज रात मैं दूसरी क्लास का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, क्या आप स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मेन सिस्टम के नए मिशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। इसका मतलब था कि इस बार कोई मिशन नहीं था। तब मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं,
एक ग्रुप नए बच्चों की प्रैक्टिस देखने में क्या मजा। इतना वक्त हो तो उससे बेहतर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया जाए। फ्लैंडर के चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा था। ठीक है, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वक्त तेजी से बीत गया। आंख झपकते ही 5 दिन गुजर गए। इन 5 दिनों में मैं लगातार शांत मन से कल्टीवेशन करता रहा। अब श्रेक एकेडमी का मैदान पूरी तरह फोरबिडन एरिया बन चुका था। दिन हो या रात, पूरा आसमां थंडर से घिरा रहता था। एकेडमी के टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मेरी कल्टीवेशन देखकर चुप हो गए थे। ऐसी पागलपन वाली कल्टीवेशन क्या कोई इंसान सच में आईएससी झेल सकता है? तभी अचानक सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी। डिंग। 7 दिन की कठिन कल्टीवेशन मिशन कंप्लीट। उसके तुरंत बाद एक रहस्यमयी शक्ति मेरे शरीर में समा गई। मेरी सोल पावर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने एक अदृश्य बंधन तोड़ दिया हो। मेरा पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया। सक्सेस। मेरी सोल पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ताकत में हुई इस बढ़ोतरी ने मुझे बहुत संतुष्ट कर दिया। मैं दिल ही दिल में सिस्टम से बोला, सिस्टम अगर ऐसे हाई मिशंस मिलते रहे तो और भेजते रहो। लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। बेवकूफ सिस्टम फिर से चुप हो गया। मैंने मन ही मन बदबदाया और हाथ हिलाकर आसमां में छाए काले बादल हटा दिए। चांद की हल्की रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि फिर से गहरी रात हो चुकी थी। जब मैं सोच रहा था कि कल्टीवेशन में वक्त का पता ही नहीं चलता, तभी मेरे चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। मुझे एक अनजान और दुश्मनी भरी ऑरा महसूस हुई जो सीधा मुझ पर टिकी हुई थी। तंगहाव। सिर्फ एक पाल में हाय मैंने इस ऑरा के मालिक को पहचान लिया। वही तंगहाव जो पिछले कई दिनों से छुपकर मुझे देख रहा था। मैंने दिल ही दिल में ठंडी हंसी हंसी। HNPH आखिरकार सब्र टूट हाय गया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। इतना कहकर मैं उस ऑरा की डायरेक्शन में तेज रफ्तार से बढ़ गया। मैं मन में सोचते हुए अंततः मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया। जियालिंग पास हार चुका है और तिआन 2 साम्राज्य की सेना इनका पीछा कर रही है। केन रेशुए अपनी मां के